सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वापस आए आपके लिए यार अपने लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ। सो आशा करते हैं कि तुमने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा। उसमें न्यूमेरिकल्स की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी और पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें भी अपन प्रीवियस ईयर के बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल स्टडी करें। ओके, सो बने रहिए यार। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना कूलम्स लॉ। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कूलम्स लॉ, बस जनरल चीजें अगर थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया अगर तुम्हें है तो इसके न्यूमेरिकल कैसे भी आ जाए सब बन जाएंगे। ओके, देखो कूलम्स लॉ में एक्चुअली में होता क्या है, दो चार्ज अगर अपने पास सिचुएटेड है, पहली चीज है कि चार्ज अपने कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए अपने पॉइंट लाइक, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बाकी जो भी लिमिटेशंस वगैरह हैं वो सब बताएंगे तुमको। बाकी पॉइंट चार्ज है अपने पास में, और सेकंड चीज है कि स्टैटिक चार्ज है। अब इसका भी रीजन बताएंगे स्टैटिक ही क्यों ले रहे हैं। तो जो स्टैटिक पॉइंट चार्ज दो अगर अपने पास एयर में, इनके बीच लेट अस सपोज एयर है, जैसे वैक्यूम भी बोलेंगे, एयर में अगर प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी लगता है, तुम्हें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। अब दोनों बॉडी यहां अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर भगाने का ट्राई करेंगे। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको लिखा जाएगा ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट से, और जो डिस्टेंस इनके बीच की ली है उस डिस्टेंस का इनवर्स करके स्क्वायर करें, और जब इस दोनों को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला जनरेट किया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर लाइफ टाइम। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक के लिए तुम्हें इस वाले को भाई रिमेंबर करके रखना है भाई, क्योंकि ये तुम्हारा रामबाण फॉर्मूला है। अब इसमें जो भी वेरिएशन है वो सब तुम्हें बताते हैं फर्दर। अपन कूलम्स का, इसका कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। बाकी अभी बस इसे देखो। तो इसमें एक नई चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, चार्ज जो है के जो है ना अपना, के जो है, के होता है अपना कूलम कांस्टेंट। ये है अपना कूलम कांस्टेंट। और के की जो वैल्यू है आपकी, के की जो वैल्यू है वो एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में दोनों में अलग होती है। तो के की अगर वैल्यू मैं भाई साहब अगर एसआई सिस्टम में अगर देखता हूं और सीजीएस में अगर देखते हैं तो एसआई को भी दूसरा नाम हमें पता है एमकेएस बोलते हैं। सो एसआई यूनिट में इस के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गई भाई, 1/4 पाई को तो जानते हैं, बताएंगे, डोंट वरी। और इसको सॉल्व करके जब लाए कुछ वैल्यू वगैरह रख के, तो इसको आया कैलकुलेशन के बाद में 10 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और सीजीएस में इस के की वैल्यू होती है आपकी 1। आशा करते हैं ये चीज याद रख पाओगे भाई। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। अब इसकी भी यूनिट वगैरह सारी चीज तुमको बताएंगे। अब एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में है क्या चीज ये भी बता देते हैं तुम्हें। इससे पहले यहां तक नोट कीजिएगा, कूलम्स लॉ में जो के अपनाया है वो कूलम कांस्टेंट जो है उसकी थोड़ी सी आइडिया तुम्हें मिला कि एक्चुअली में यार अगर के जो है तुम्हारा, पहली बात तो यूनिट अगर चेंज होगी तो भी चेंज होगा। नेक्स्ट चीज, इनके बीच का मीडियम अगर चेंज हुआ तो भी आपका के चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस के की जो वैल्यू है ना वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। अभी बताते हैं, देखो ये एक्चुअली में एप्सिलॉन नॉट क्या बीमारी है, इससे अपन डिस्कस करेंगे इसका। अभी देखिए थोड़ा सा अगर इसके बारे में तुम्हें बताएं तो एप्सिलॉन नॉट जो है ना अपना, जो अभी एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये एक्चुअली में तुम्हारी परमिटिविटी है। थोड़ा सा आइडिया दे दे तो तुम्हें परमिटिविटी का, परमिटिविटी होती क्या है। ये तुम्हारा एक तरीके का बैरियर होता है एयर का, जो कहीं भी तुम्हारे फोर्स को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। देखो परमिटिविटी, परमिटिविटी जो है ना वो होती है यार एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से इसको नोट करते हैं, डिनोट करते हैं परमिटिविटी को। और परमिटिविटी जो है ये अपन फिजिक्स में 3 तरीके की देखेंगे, 3 तरीके की परमिटिविटी देखेंगे। पहली होगी अपनी एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी होगी अपनी एप्सिलॉन एम, और तीसरी होगी अपनी एप्सिलॉन आर। अब देखिए जनाब, अभी अपन ने एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखा, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट वाली होती है ना इसे बोलते हैं अपन परमिटिविटी।
ये लो, पूरा नहीं लिखते भाई, बार बार लिखना पड़ेगा। इसे अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, और इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपन, ये है अपनी, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है, इसको बोल देते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन एम है, इसका एक और नाम है, वो भी बता देते तुम्हें। इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम वाली को, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम तुम्हें कहीं अगर लिखा मिले तो घबराना नहीं है, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी जो है, इसका एक्चुअली में इसके भी एक दो नाम और हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोलते हैं तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन आर तुम्हें कई जगह पे के भी लिखा मिलेगा, सो डोंट वरी। ओके, एक चलो एक नाम और बता देते हैं इसका। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो इस एप्सिलॉन आर के तीन नाम तुम्हें बता दिए, रिलेटिव परमिटिविटी है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, और तीसरा है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो एप्सिलॉन आर जो है एक्चुअली में इस नॉट और इस एम के बीच का रिलेशन है, और इसको अपन लिखते हैं भाई एप्सिलॉन, यहां लिख देते हैं लोग, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये भाई बहुत अच्छी चीज है, इसे जरूर याद करना, क्योंकि ये तुमको पूरी फिजिक्स में हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तीनों परमिटिविटीज के बीच में रिलेशन, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन एम इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तीनों को जरा याद करिएगा अच्छे तरीके से भाई, कंफ्यूज नहीं होएगा एक मिनट। ओके, अब जो अपना फोर्स है कहीं ना कहीं इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इस परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं यार, जो फोर्स है अपना, उसको इन परमिटिविटीज के साथ कैसे लिखेंगे। अगर तुम एयर की बात कर रहे हो, तो एयर में तुम्हें पता है, एयर के लिए अपन यूज करेंगे नॉट, तो उस कूलाम फोर्स को अपन लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर चार्जेज को सेम लेते हैं तो क्यू का स्क्वायर बन जाएगा और आर का भी स्क्वायर बनेगा। मीडियम की अगर बात करते हैं तो देखो जनाब, मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे करना है एम यूज इस बार, क्योंकि इस बार कोई अपन का मान लीजिए ये क्या आ गया भाई, मीडियम आ गया, ये अपना चार्ज रहा, ये अपना चार्ज रहा, दोनों चार्जेस के बीच में लेट अस सपोज तुमने, दोनों चार्जेस के बीच में तुमने कोई एप्सिलॉन आर का, ये डिस्टेंस है अपना पूरा का पूरा कितना आर, और ये है इसकी थिकनेस लेट अस सपोज टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक तुमने इसके अंदर, दोनों चार्जेस के अंदर डाल दिया, तो फोर्स कैसे चेंज होगा। देखो ये अपन ने क्या लिखा भाई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमने तुमको एक अभी रिलेशन बताया है, एप्सिलॉन आर को क्या लिखा था, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पुट कीजिए यहाँ वैल्यू, तो ये अपनी क्या बनेगी, एफ एम जो कि इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के, और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेज का हल्का सा अगर कंपैरिजन करके देखते हैं, तो देखो ये तुम्हारा एयर वाला रहा, ये तुम्हारा मीडियम वाला रहा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर बोलते हो, और दोनों को एक दूसरे से अगर डिवाइड करते हो, तो देखना जरा एफ नॉट बाई एफ एम की वैल्यू क्या तुमको एप्सिलॉन आर के इक्वल मिलेगी क्या, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से जो एफ एम जो अपना आया, कहीं ना कहीं देखना जरा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के इक्वल आया। अरे यार, मतलब जो मीडियम में फोर्स लग रहा है अपना, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, नीचे से डिवाइड कर रहा है किसी चीज का, तो कम से कम डिक्रीज तो होना ही है उससे। तो
जब कभी भी कोई भी मीडियम तुम इनके अंदर डालोगे तो फोर्स अपना हमेशा चेंज होगा, और वो की हर बार कम ही होना है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी सी चीज तुम्हें बता देते हैं, ये जो एप्सिलॉन आर है कुछ मटेरियल्स के लिए कैसे लिखी जाती है। अगर तुम्हारे पास में एयर अगर तुम्हारे पास एयर है तो एयर के लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू को लगभग 1 लिया जाता है, और अगर तुम्हारे पास इनके बीच का मीडियम अगर लेट अस सपोज वाटर है तो इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू को लिया जाता है आई थिंक 80 के अप्रॉक्स। और कोई ऑयल वगैरह अगर तुम्हारे पास है तो ऑयल के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्स 2 होती है, और ग्लास वगैरह जो है अपने कांच वगैरह हैं उनके लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है लगभग 5 के आसपास। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस एक दो याद कर लो वाटर वगैरह की, और ये सब इतने तो रह जाएगी ध्यान, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तुमको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे के रखेगा, डोंट वरी, ओके। लेकिन एक और जरा तुम जरूर याद कर लेना, मेटल्स के लिए जो कंडक्टर्स होते हैं अपने उनके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई इनफाइनाइट। इसको याद कर लेना, क्योंकि इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तुमको देके नहीं रखेगा, ये मेटल वाली तुमको एप्सिलॉन आर देके नहीं रखेगा वो, इसको जरूर याद करना, एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट। अब यार ध्यान देना, अगर तुम इन चार्जेस के बीच में अगर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट का कोई मटेरियल डालते हो तो नीचे से देखो एप्सिलॉन आर को अगर इनफाइनाइट करोगे तो क्या तुम्हारा मीडियम वाला फोर्स जो है क्या वो 0 बन जाएगा क्या? मतलब अगर तुम इनके बीच में कोई मेटल की प्लेट वगैरह कुछ भी डालते हो तो तुम्हारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अब उसका रीजन तुम्हें पता है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह 0 होता है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तब थोड़ा सा इसके बारे में अपन जरूर जानेंगे, ओके। तो ये अपना क्या हुआ, जब ये जो फॉर्मूला है ना ये एक्चुअली में आपका वैलिड ही कब है, ये फॉर्मूला बस काम कब करेगा जब आपका डाइलेक्ट्रिक जो है ना कंप्लीट मीडियम में डाला गया है। देखो ऐसे कंप्लीट मीडियम में डाला गया है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है आपकी टी जो है वो इक्वल है किसके, आर के। कंप्लीट मीडियम में जब भी डालेंगे तो तुम्हारा जो फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा मीडियम का वो ये निकलेगा। आशा करते हैं तुम्हें समझ आया होगा यार। अब अपन एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं जिसमें ये जो फोर्स है ना अपना, ये कहीं ना कहीं जो डाइलेक्ट्रिक तुम डालोगे उसकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपन थिकनेस को उसको चेंज करके देखते हैं। देखो अगर तुम्हें इन चार्जेस के बीच में ये अपना Q1 रहा और ये अपना Q2 रहा, इनके बीच मान लीजिए आपका डिस्टेंस जो है वो है r, ये डिस्टेंस है आपका r, और आपने कोई t थिकनेस का, इसकी थिकनेस क्या ले लिया अपन ने t थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक तुमने इनके बीच में अगर फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का। अगर पहले जब अपन बिल्कुल कंप्लीट मीडियम में फिल कर रहे थे तो अपना फोर्स का जो फॉर्मूला था वैक्यूम वाले फोर्स का नीचे से एप्सिलॉन आर डिवाइड करके लिख देते, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होगा। यहाँ के लिए फॉर्मूला तुम यार देखो याद रखो, इस फॉर्मूले को वैसे अब तक इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेंगे। जब पार्शियली, ये पार्शियली फील्ड वाला है, जब पार्शियली आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्शियली फील्ड के केस के लिए तुम्हारा जो फोर्स का फॉर्मूला होगा उसको तुम ऐसे याद रखो यार, एफ नॉट के ही ले लेते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर माइनस, ये के भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ही है, आर माइनस टी प्लस टी और रूट के, एप्सिलॉन आर है एक्चुअली में ये, रूट एप्सिलॉन आर। और मजेदार बात, इस सब का कर दिया इन्होंने क्या भैया, स्क्वायर, आर माइनस टी प्लस टी रूट के का सबका होल स्क्वायर नीचे वाले का। खैर फॉर्मूले को याद करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन यार देखो कभी कभी एक दो एग्जाम आए हुए हैं इसके क्वेश्चन, सो अपन रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये तुम्हारा हर जगह वैलिड होगा, चाहे तुम पार्शियल फील्ड करो चाहे तुम कैसे फील्ड करो। अब देखो पार्शियल जब तुम कंप्लीट अगर फिल करते हो तो जो अपनी टी की जो वैल्यू होगी, थिकनेस टी की जो वैल्यू होगी क्या अपनी आर के इक्वल हो जाएगी क्या, थिकनेस टी की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और टी इक्वल टू आर अगर तुम यहाँ पे पुट करते हो तो देखना जरा ये क्या फॉर्मूला बनेगा, के क्यू स्क्वायर Q1 Q2, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर माइनस का
टी की जगह पे आर माइनस आर प्लस का टी की जगह पे आर और रूट एप्सिलॉन आर और इसका करना है स्क्वायर। तो देखना जरा क्या आया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट में किया तो बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर। और देखना जरा भाई, एप्सिलॉन नॉट को के को अपन क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेम चीज आ गई ना। ये लो भाई, ये तुम्हारा एयर वाला फोर्स आ गया, ये तुम्हारा एयर वाला फोर्स आ गया, एप्सिलॉन आर बच गया, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ये कब वैलिड था अपना, ये केवल और केवल जब वैलिड है जब डायलेक्ट्रिक तुम्हारा कंप्लीट मीडियम में भरा गया है। पार्शियली सबमर्ज के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है भाई। देखो बार बार बता रहे, क्योंकि रिस्क ना लीजिएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिए। जे एडवांस में एक बार आई थिंक आ चुका है इसमें क्वेश्चन। तो पार्शियली फील्ड के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। और जो कंप्लीट, अरे मिट गया यार, कंप्लीटली फील्ड के लिए एफ एम के लिए जो फॉर्मूला तुमको लगाना है वो हो जाएगा तुम्हारा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। आशा करते हैं कि तुमको ये समझ आया होगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं है कूलम्ब्स लॉ, लेकिन एक बार अगर इसके न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजें अच्छे से अगर तुमने प्रैक्टिस में ला दिए, देन यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। इसमें अपन इसका अब थोड़ा सा अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, बाकी तब जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो कभी प्रॉब्लम ना आए। देखो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। एक चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी, कूलम्ब्स लॉ जो है ना आपका, ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन फोर्स है। देखो थोड़ी सी चीज जानो तुम यार, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कूलम्ब्स लॉ जो है, अपन के पास में दो बॉडीज हैं Q1 और ये अपनी Q2। ये वाली बॉडी जितना फोर्स इस पे लगाएगी, देखना जरा, इसको लिख दिया अपन ने, मान लीजिए F21, ऐसे जो लिखा जाता है इसका मतलब है पहली वाली दूसरी पे फोर्स लगा रही है, और ये इतना फोर्स इधर लगाएगी जिसको लिख दिया अपन ने F12, सेकंड वाली पहली पे फोर्स लगा रही है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में तुम चाहे कुछ भी कर दो, इनका जो फोर्स होगा ना, दैट विल नॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टेंस। वो फोर्स हमेशा ही उतना ही रहेगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एक दूसरे पे बॉडी आपस में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ तुम चाहे इनके बीच में मीडियम भरो चाहे कुछ भी भर दो, इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। भाई देखो मीडियम डालने पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स का मतलब क्या है, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा कब, अगर तुमने व्हेन एनी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में तुम्हारा कोई भी मीडियम प्रेजेंट होता है तो नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का जो इनके बीच का फोर्स होगा, मतलब पहली वाली बॉडी दूसरी वाली पे और दूसरी वाली पहली वाली पे, मतलब इनका एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स वो चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको यहाँ अच्छे से समझ आया है ना, तो जब स्ट्रिंग बॉल सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे उसमें तुमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो कूलम्ब्स लॉ में दोनों बॉडीज क्या करती हैं, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, मैग्नीट्यूड उनका सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट रहती है। जैसे वो नाविक जब कूदता है नाव से, तो वो आगे कूदता है, नाव पीछे जाती है, दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। सो कूलम्ब्स लॉ जो है ना अपना, वो भी तुम्हारा एक्शन रिएक्शन फोर्स ही है एक तरीके का, ओके। सो नेट फोर्स चेंजेस व्हेन एनी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम, लेकिन इनके बीच का फोर्स वो उतना ही रहेगा, एक दूसरे पे वाला फोर्स। इनके बीच में फोर्स भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, दैट विल नॉट चेंज, ओके। सो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको अपन लिखना चाहें
थोड़ा सा अगर ऐसे देखें एक्शन रिएक्शन के लिए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ F21, मतलब इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का, अब इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ओके, ये हमारा मेन मोटिव बस ये था। इसका जो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसको अगर तुम R लेते हो तो F21 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा आपका R12, क्योंकि 1 से 2 की तरफ लग रहा है ये, और इसके लिए क्या बनेगा R21, ये बना, जो कि इधर पोजीशन वेक्टर के लिए लग रहा है। तो मेन मोटिव अपना यही था कि यार वेक्टर फॉर्म का समझाने का मतलब, बाकी इसका रिप्रेजेंटेशन भी देंगे अभी कैसे कैसे, बस तुम इतना याद रखो कि वेक्टर फॉर्म जो है ना कूलम्स के लॉ की, वो क्या बोलती है कि एक दूसरे पे एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी चलो इसका देख ही लेते हैं। सिंपल वे में अगर इस फॉर्मूले को तुम लिखना चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में भी। नेट फोर्स को क्या लिख सकते हो तुम भाई वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर आर कैप के साथ अगर लिखते हो, आर कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर, जिसे आर वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर का लेते हैं, और इसको जब तुम यहाँ पुट करते हो तो तुमको एफ की वैल्यू मिल जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, इसका मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में कहीं भी अगर तुमको इस्तेमाल करना हो तो आराम से इसको तुम आर कैप के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये सिंपल वेक्टर फॉर्म हो गई। एक थोड़ी सी और बताते हैं कि कोऑर्डिनेट के साथ में इस आर के पोजीशन वेक्टर को तुम कैसे लिख सकते हो। देखो ये मान लीजिए अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, ये अपना ओरिजिन रहा, और इधर अपना मान लीजिए एक्स है और इधर अपना वाई है। यहां कोई चार्ज है अपना, ये अपना मान लीजिए Q1 है, और यहां कोई चार्ज है अपना मान लीजिए Q2। ओके, ओरिजिन से इसके लिए पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज ये अपना रहा क्या R1 वेक्टर, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज ये है अपना R2 वेक्टर। तो यार अब इस फोर्स को अगर अपन पोजीशन वेक्टर की तरह देखना चाहें तो देखो यार, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तुम बना सकते हो यार। एक मिनट, देखो तुम्हें पता है यार, जब अपन के पास में कोई भी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये अपना ए वेक्टर रहा और ये अपना बी वेक्टर रहा, सो इनका अगर रिजल्टेंट तुम्हें लिखना है तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक वेक्टर बना दो। तो ये दोनों ए और ये वाला सी वेक्टर, तो बी वेक्टर इनका रिजल्टेंट तुमको दे देगा। तो ऐसे ही देखना जरा, अपना R2 वेक्टर इधर जा रहा है और इसको बोल देते हैं अपन R21 वेक्टर। सो देखो जरा, इसको वही ट्रायंगल लॉ से तुमने 11th क्लास में थोड़ा भी अगर पढ़ा है ट्रायंगल लॉ के बारे में, वेक्टर्स के एडिशन के लिए R21 वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है देखना। R21 एक प्लस लगा हुआ है, R21 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर लेते हैं, R2 वेक्टर प्लस, देखो ये इधर जा रहा है, ये भी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, तो R21 वेक्टर। अब ये इनका अपोजिट डायरेक्शन में टेल्स हेड से हेड मिल रहा है, तो इसको इसके इक्वल लिख दिया R1 वेक्टर के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाला ही वेक्टर अपन को रिजल्टेंट देता है। तो यहां से देखना जरा, R21 वेक्टर की जो वैल्यू अपन को निकाल के आएगी वो आएगी R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। ये अपना पोजीशन वेक्टर आ गया। इसके लिए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई अपनी R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। अब इसे फोर्स के साथ अगर तुम लिखना चाहो तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R कौन सा वाला लेना भाई, R21 कैप। R21 कैप को अगर लिखोगे तुम तो नीचे से R21 वाला भी, तो ये अपन को मिलेगा वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 कैप, नीचे इसका क्यूब बन जाएगा जो कि R1 माइनस का R2, इसका हो गया तुम्हारा क्यूब, और R1 माइनस का R1 है R2 है, हाँ R1 है, ये R1 ही है, R1 माइनस R2, और इसका कर दिया अपन ने वेक्टर। सो ये तुम्हारा हल्का सा तुमको वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दे दिया होगा कि कभी भी न्यूमेरिकल अगर इस पे आता है तो बस
पोजीशन वेक्टर जो दिए हैं तुम्हें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखो, उनका मैग्नीट्यूड ले दो बस। इस पर अगर एक सिंपल क्वेश्चन भी तुम अगर करना चाहो तो अपन के पास मान लीजिए दो चार्ज दिए हुए हैं, ये Q1 दे दिया, इसका मान लीजिए तुमको पोजीशन वेक्टर दे दिया 2j प्लस का k, और दूसरे वाले का तुमको दे दिया 3i प्लस का 4j प्लस का 5k। तो दोनों के लिए तुम R2 माइनस R1 करके पोजीशन वेक्टर निकाल लो आराम से बस। अब देखिए ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यार अपन कूलॉम्स लॉ की छोटी सी कुछ चीज अगर तुम्हें बताएं, ये जो एक्चुअली में लॉ है तुम्हारा पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है एक्चुअली में। अब पॉइंट चार्जेज की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें अपन बहुत स्मॉल बॉडीज को कलेक्ट करेंगे, बहुत ही छोटी बॉडीज को लेंगे। बड़ी बॉडीज के लिए से अपन नहीं अज्यूम करते, अगर अज्यूम भी करते हैं तो स्फेरिकल के लिए तो उस पर अपन अज्यूम करते हैं कि इसका पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहीं ना कहीं सेंटर पर अज्यूम करते हैं अपन कि पूरी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको सेंटर पर मानते हैं। एक आध दो इलेक्ट्रिशियन अगर तुम्हें देना चाहे अपन इनके, तो देखो यार ये अपना जो कूलॉम फोर्स है, अगर बड़ी बॉडीज के लिए अगर तुम देखते हो, मान लीजिए इनके बीच में, मान लीजिए इस वाली बॉडी पे अपना चार्ज पॉजिटिव क्यू है और इस पे भी अपना पॉजिटिव है, तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम किया कि इनके लिए जो सेंटर ऑफ चार्ज है उसकी डिस्टेंस अपनी r है, और मान लेते हैं ये अपने क्या है भाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है अपने पास में, ठीक है। अब देखो यार इनके बीच में शुरुआत की जो डिस्टेंस है वो r है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सन होना है, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन की वजह से ये जो अपने चार्जेज होंगे अगर पॉजिटिव इनके पास हैं तो रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव आपका आ जाएगा इधर, रिपल्सन की वजह से दूर दूर हो जाएंगे चार्ज अपने। और कहीं ना कहीं अगर तुम सेंटर ऑफ चार्ज, इसको अगर तुम पहले सेंटर ऑफ चार्ज अगर ले रहे थे COC, तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो यार, क्या तुम्हारा सेंटर ऑफ चार्ज जो है, सेंटर ऑफ चार्ज जो है क्या वो भी कुछ ना कुछ पीछे डिस्टेंस खिसकेगा, क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल चार्ज भी पीछे की तरफ खिसका, और सेंटर ऑफ चार्ज जैसे ही खिसका तो देखना जरा यार क्या तुम्हारी ये जो सेंटर ऑफ चार्ज की ये जो डिस्टेंस थी, अरे यार ये जो डिस्टेंस थी क्या कहीं ना कहीं ये भी तुम्हारी, देखना जरा इस वाली r से अगर इसे r' लेते हो तो क्या r' तुम्हारी ग्रेटर होगी क्या r से, मतलब यार इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज किया है, सेंटर ऑफ चार्ज का डिस्टेंस इंक्रीज किया। तो नीचे से F अगर देखते हैं तो फोर्स अपना 1/r² में, नीचे से अगर r को इंक्रीज करोगे तो क्या ये फोर्स तुम्हारा डिक्रीज करेगा। तो सेम चार्जेस की बॉडीज को, बड़ी बॉडीज को अगर तुम लेते हो तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इनके बीच में लगने वाला है इस सेंटर ऑफ चार्ज के पीछे खिसकने की वजह से, अरे यार ये तो r की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स डिक्रीज कर गया। लेकिन दैट इज वैलिड ओनली फॉर द केस अगर दोनों बॉडी तुम्हारी सेम चार्ज रहे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। डिफरेंट चार्जेस के लिए भी एक नया केस लेते हैं। अब ये तुम्हें अगर आया समझ तो यार बहुत अच्छी बात है कि जब बड़ी बॉडीज के लिए इस लॉ को लगाया गया तो हुआ क्या, सेम चार्ज की बॉडीज में रिपल्सन की वजह से चार्ज तुम्हारे पीछे खिसक गए, तो सेंटर ऑफ चार्ज तुम्हारा पीछे गया। और हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है, अगर कूलम्स लॉ वैसे तो बड़ी बॉडीज के लिए लगाते नहीं है, और अगर लगाते भी हो तो उसके लिए तुमको अज्यूम करना पड़ता है कि पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ चार्ज है, पूरी बॉडी का चार्ज है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे सेंट्रेटेड है। तो इस वजह से अगर लगाना भी चाहा अपन ने तो रिपल्सन की वजह से चार्ज अपना दूर दूर हो गया, तो जो डिस्टेंस थी उनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस वो इंक्रीज कर गई, और आर के इंक्रीज करने पे फोर्स जो है अपना आर के साथ एंटी प्रोपोर्शनल चल रहा है। आर नीचे से इंक्रीज करी तो तुम्हारा फोर्स डिक्रीज कर गया, अब कहीं ना कहीं तुम्हारा फोर्स चेंज तो हुआ। एक अलग केस और अगर अपन लेते हैं जिसमें अगर दोनों बॉडीज को अपन डिफरेंट साइन की अगर लेते हैं तो देखना यार, सेम साइन के लिए तो तुम्हें पता है हर बार तुम्हारा ये अट्रैक्शन रिपल्सन ही होगा, लेकिन लेट अस सपोज अपन दोनों बॉडीज को इस बार लेते हैं, एक ले लेते हैं अपन पॉजिटिव वाली और दूसरी ले लेते हैं अपन नेगेटिव वाली। अब फिर से भैया देखो इनके बीच की ये अपनी रही क्या, थोड़ी बड़ी लेते हैं इस बार, लेट सपोज ये इनके बीच का पहले सेपरेशन था अपना भाई, ये अपना पहला वाला सेपरेशन है इन दोनों के बीच में इनिशियली।
पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो पूरी पे और इस पे तुम अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो शुरुआत में फोर्स जो है तुम्हारा हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अब अपन वो केस देखना चाहते हैं जिसमें फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब बड़ी बॉडीज के लिए अगर लगाना चाहते हो उस लॉ को तो जो आर तुमको रखना है तो आर को जरा देखो यार। अब यार क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की वजह से आपका ये वाला प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव वाला चार्ज इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, पहले अपना सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ था, पहले अपना सेंटर ऑफ चार्ज अपन यहाँ अज्यूम कर रहे थे, पूरी बॉडी का चार्ज सेंटर पे कंसेंट्रेटेड था, लेकिन इस बार देखना जरा कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा का पूरा चार्ज इधर खिंच गया, इधर खिंच गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना जरा, अज्यूम करते हैं कि आपका सेंटर ऑफ चार्ज भी शिफ्ट हो गया, और सेंटर ऑफ चार्ज अगर शिफ्ट हुआ है तो देखना जरा यार, सेंटर ऑफ चार्ज के शिफ्ट होने से क्या तुम्हारी ये वाली डिस्टेंस जो है, ये जो आर डैश है, आर डैश भी तुम्हारी क्या कम हो गई क्या आर से। इस बार तुम्हारी जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ चार्ज वाली जो डिस्टेंस है, वो तुम्हारी कम हुई है। और आर डैश जैसे ही यहां से कम होगी तो तुम्हें पता है फोर्स तो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के, और नीचे से आर के कम होने से ये फोर्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। केस सिमिलर थे, लेकिन बस फर्क इतना था, वो वाली बॉडी पॉजिटिव थी और ये तुम्हारी नेगेटिव, दोनों डिफरेंट साइन की, वो सेम साइन की और ये तुम्हारी डिफरेंट साइन की। तो डिफरेंट साइन की बड़ी वाली बॉडीज को अगर तुम लेते हो तो उनके बीच में तुम्हारा भाई साहब ये अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से सेंटर ऑफ चार्ज खिसक रहा है, अपनी तरफ आ रहे हैं दोनों, इस वजह से आर डैश जो है वो कम मिल रही है, उसकी वजह से तुम्हारा फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। आशा करते हैं तुम्हें समझ आ होगा यार। ये थोड़ी कुछ ऐसी बड़ी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर समझने का ट्राई करते हो तो आराम से समझ आ जाती है। अब एक छोटी सी चीज और बताते हैं तुम्हें यार, कि ये जो कूलम्ब फोर्स है ना, ये तुम्हारा एक डिस्टेंस है डी की वैल्यू, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस हो गई है। अगर इससे कम के लिए इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार बॉडी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगी, और बॉडी के क्लोज आने की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे तुम्हारा न्यूक्लियस फोर्स भी आ जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स भी आना है, न्यूक्लियस फोर्स आ जाएगा। इस वजह से स्मॉल डिस्टेंस अगर इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। पहली चीज ओनली वैलिड है पॉइंट चार्जेज के लिए। सेकंड चीज, डिस्टेंस अगर तुम्हारी लेस देन 10⁻⁻15 है देन इट विल नॉट वैलिड, क्योंकि उस केस में तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स भी काम करेगा। और यार तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी, बिना चार्ज के, बिना मास के चार्ज का रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर किसी बॉडी के पास में चार्ज अगर है तो पक्का उसके पास मास भी है, क्योंकि बिना मास के चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन चार्ज के बिना तो मास रह सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी बॉडीज के बीच में कूलम्ब फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो यार पक्का उनके बीच में तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो यार यहाँ अपन ने कलेक्ट क्यों नहीं किया उसे? क्योंकि अपने जो कैलकुलेशन करने हैं, ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्चुअली में है आपका, वो रिपल्सिव नेचर का ही होता है हर बार, और ये जो फोर्स है अपना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। तो अपनी कैलकुलेशन में थोड़ी बाधा ना है, इस वजह से अपन ग्रेविटेशन फोर्स को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की वजह से, फोर्स से, तो उसे अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे कंसीडर नहीं करते अपन। तो ध्यान रखना, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है कि यार इस वाले केस में तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं किया। इसका रीजन बस यही है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है बहुत ज्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स, इस वजह से हम इसे कंसीडर नहीं करते। ओके, तो कुछ पॉइंट तुम्हारे ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में यही है कि वो तुम्हारा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जीरो होने की, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जीरो होने की। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का है, दोनों तरीके से जीरो हो सकता है, और वो तुम्हारा केवल और केवल रिपल्सिव होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अपन अब इसके बारे में थोड़ा न्यूमेरिकल करने वाले हैं यार, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे कूलम्ब्स लॉ के, अपन का ब्रेन नहीं ओपन होगा। ओके, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर फोर्स के आगे नेगेटिव साइन लग जाता है तो समझ जाना कि वो आपका, जैसे कहीं पे फोर्स ऐसे लिखा है F = माइनस का KQ² डिवाइडेड बाई R², और कहीं पे फोर्स ऐसे लिखा है प्लस का KQ² डिवाइडेड बाई R²। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव है, और पॉजिटिव का मतलब है कि ये फोर्स आपका रिपल्सिव है। ओके,
तो अब अपन यार इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इसका अपन ने थोड़ा बहुत ही आइडिया, जनरल आइडिया तो ले लिया। अब अपन इसके थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक्चुअली में इस पर सवाल बनते कैसे हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाते हैं न्यूमेरिकल, अगर अपन को पहले से थोड़ी मैथमेटिक्स और ये सब चीजें अगर आती है तो धैर्य बनाए रखिएगा। अब अपन न्यूमेरिकल्स की तरफ जंप कर रहे हैं। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं पहले। ये न्यूमेरिकल तुम्हारा क्या बोल रहा है भाई? देखो कहाँ जा रहा है? ओहो, अरे क्या रोटेट कैसे नहीं हो रहा? ओ रुकना भाई, रुकना। ये बहुत बढ़िया। देखो, टू चार्ज स्फीयर है सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dialectric constant 2। मतलब यार कहीं ना कहीं डायलेक्ट्रिक अगर डाला है तो फोर्स तो तुम्हारा डायलेक्ट्रिक डालने पे कम होता है, एक चीज तो पक्का है। तो यार कम फोर्स अगर होगा तो फोर्स चेंज भी होता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एप्सिलॉन आर जो है वो किसका है? 2 के इक्वल है। तो एक चीज बताओ यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारा एम्स 1997 का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेशन ही मत करो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। देखो, जब कभी भी डायलेक्ट्रिक तुम डालोगे तो फोर्स पक्का चेंज होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स को तो चेंज होना है। और देखो, फोर्स हमेशा डायलेक्ट्रिक अगर डाला है तो चेंज होगा, इसका मतलब कम तो कभी होगा ही नहीं। सेम रह सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 2 है और हमें पता है जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती थी तो फोर्स अपना कितना होता था? 0 हो जाता था। लेकिन इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए होती है 1, तो अब अपना फोर्स आ जाता कितना? F के इक्वल। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट कांस्टेंट बोला है 2, तो पक्का यार अपना F तो हो नहीं सकता। और हमेशा फोर्स तुम्हारा डिक्रीज करता है, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि इनमें इंक्रीज कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब कैसे? देखो क्या बताया था, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डिस्टेंस डी, दे आर इमर्ज इन ए लिक्विड, मतलब पूरे डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीट मीडियम में फिल किया है और लिक्विड में डुबोया अभी तो है F नॉट बाई एप्सिलॉन आर। वैक्यूम वाला फोर्स अपने पास F है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने पास 2 है, तो F/2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे? देखो तीनों ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर दिए। इसके ऑप्शन एलिमिनेशन फॉर्मूला तुमको बहुत हेल्प करेगा। जी मेंशन में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको तुम अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो तो आंसर बैठ जाएगा, और तुम कैलकुलेशन करते जाइए, कभी आंसर नहीं आएगा, उसका टाइम निकल जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए एलिमिनेशन फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। हमें लगता है तुमको समझ आया होगा, एक बार देखते हैं क्लियर दिख रहा है या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यार, ये कौन सा लेते हैं इस बार चलो ये ले लेते हैं। देखो भाई, इसमें भी तुमको 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन द एयर, F ऑन ईच अदर, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं आर डिस्टेंस पे तुम्हारा F, दे आर डिस्टेंस, द डिस्टेंस R डैश at which these charges will exert the same force in the medium of dielectric constant K। मतलब वो डिस्टेंस की वो वैल्यू बतानी है तुम्हें कि डिस्टेंस की वैल्यू को भी ऐसा करना है कि फोर्स की वैल्यू भी चेंज ना हो और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाल दो। तो वही दो सिचुएशन बनाते हैं, जिसमें इनिशियल वाली सिचुएशन क्या बोलती है अपनी, इनिशियल वाली सिचुएशन को अगर अपन कंसीडर अगर करते हैं तो देखो यार, क्वेश्चन अगर तुम्हें देख गया तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं भाई, काफी बड़ा हो गया। देखो 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट डिस्टेंस r, तो r डिस्टेंस पे जब भी प्लेस करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई? k को चलो एप्सिलॉन नॉट ही कर लेते हैं अपन, k को लिख देते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर की बात की है तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू सेम चार्ज है तो q स्क्वायर, डिस्टेंस ले ली r तो r स्क्वायर। अब बोला है द डिस्टेंस r डैश एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। अब अगर तुम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डालते हो तब फोर्स को कैसे लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r,
इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई नई वाली डिस्टेंस लेनी है आर डैश, जो कैलकुलेट करनी है आर डैश बोल दिया। अब हमको क्या बोला है कि जो एयर में फोर्स था उसको अपन को मीडियम वाले फोर्स के इक्वल करना है, और फोर्सेज को अगर एक दूसरे के तुम इक्वल करते हो तो देखना जनाब ये सब तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये सब तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखना जरा अपन को एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एन का जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये अपना आ गया आर स्क्वायर नीचे की तरफ, और एप्सिलॉन आर अपना इसके साथ में नीचे था तो ये पहुंच गया अपना ऊपर, और नीचे अपना इसका था आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर ये पहुंच गया ऊपर। तो इन दोनों फोर्सेज को बराबर करना है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों का रेशो हो जाएगा 1। तो देखना जरा ये क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आर डैश स्क्वायर। सो आर डैश की जो वैल्यू अपन के पास में आएगी वो क्या आ जाएगी, आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर। कौन सा ऑप्शन है वैसे भाई, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बोला है अपन ने एप्सिलॉन आर कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन की सिचुएशन क्या बोली अपन से कि शुरुआत में जो फोर्स लग रहा है लगने दो उसे, अब मीडियम भी डाला और डिस्टेंस को ऐसा करो कि वो फोर्स जो है चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आर की वैल्यू चेंज करके फोर्स को इक्वल करने का ट्राई किया। तो हमने उस आर की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि अपनी आर बाई रूट के आई है। इस डिस्टेंस पर अगर तुम रखते हो और इस डिस्टेंस पर अगर तुम रखते हो तो आर डैश की वैल्यू अगर ये तुम पुट करोगे तो तुमको फोर्स एफ नॉट वाला मिलेगा। ओके, वैसे आंसर की जांच करना, कोई ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है जो खेलकूद बच्चों का कि भाई आंसर की जांच करो, नहीं तुम तो बस एक्चुअली में रीजन समझे। ये तुम्हारा एमपीपीएमडी 2002 का है, 2001 का है भाई, ये उस जमाने की बात है 20 साल पहले 21 साल पहले जब तुम्हारा हर स्टेट का अलग अलग स्टेट पीएमडी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ओहो कहां जा रहा है भाई, वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है, चलता जा रहा है, चलने दो। ये देखो इसमें तुम्हें क्या कहां से वापस आ गया, कहां गया, तो ये लेना चाहते थे और ये भी तुम्हारा खूब आया भाई, डीपीएमटी 2009, जिपमर 2000। जिपमर का भी एग्जाम भाई पहले नीट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता था, 2019 के बाद इसे भी बंद कर दिया गया। अब नीट से ही एडमिशन होते हैं, तुम्हारा उड़ीसा जेई, जिपमर, डीपीएमटी, दिल्ली का स्टेट पीएमटी, एससीआरए का नहीं पता भाई। 2 पॉइंट चार्ज है, एक है तुम्हारा +3 और दूसरा है प्लस का 8। रिपल एट 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। इफ द चार्जेज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच देन द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी। अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी चेक करेंगे। देखो यार क्या बताया था, ये माइनस और प्लस का साइन क्या शो करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब देखो पहले जो फोर्स लग रहा है इसको अपन ले लेते हैं क्या, एफ डैश, एफ ले लेते हैं। चलो एफ की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लो ही मत उनको। तो पहला वाला जो फोर्स है वो एफ है तुम्हारा, और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखना जरा 3 × 8, माइक्रो छोड़ो क्योंकि रेशो निकाला है कट जाएगा। अब नया फोर्स एडेड टू ईच अदर। अब देखो नया फोर्स अगर देखते हैं एफ डैश, अब क्या कर रहे हैं, -5 माइक्रोकूलम को ऐड कर रहे हैं, तो -5 को +3 में ऐड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, इंटू 8 के साथ ऐड करोगे तो प्लस का 3 आएगा। तो देखना जरा ये तुम्हारा आया 3 से 3 गया, ये तुम्हारा आया 4। कहां कर दिया मैंने मिस्टेक, ये आ गया 4। तो एफ जो अभी अपना 40 था तो एफ डैश ये कितना आ गया अपना, ये हमें अब लग गया ये -4 आया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना, लेकिन देखो कैलकुलेट कर ही देते हैं। एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश इज इक्वल टू ये कितना है भाई 4 -4। सो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी अपनी क्या आ जाएगी, f/4 माइनस की एफ की वैल्यू है अपने पास में 40 डिवाइड बाई 4 -10। अब -10 अपन को क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। ये नहीं आया क्योंकि +10 हमने यहाँ माइनस को कंसीडर करना था, क्योंकि हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए साइन भी कंसीडर करने थे। आशा करते हैं ऐसे क्वेश्चन तुमको जहां कहीं भी आए तुमसे बन पाएंगे, क्योंकि चार्ज को कितना भी ऐड करे, किसमें से कितना भी ट्रांसफर चार्ज करे, सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, डोंट वरी। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब कहां भाई, हाँ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म का, एक मिनट, चलो ये लेते हैं। इसमें अपन को क्या बोला है, ये भी भैया उस जमाने की बात है 2003 की, सीबीएसई पीएमटी 2003 का है।
CBSE PMT 2003 का। An electron is moving around the nucleus of a hydrogen in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F vector, मतलब कहीं ना कहीं अपन को इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है। Between the two is, मतलब न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम के साथ मगर मूव कर रहा है। तो तुम्हें पता है यार, हाँ क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आया तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी आई थिंक तुम्हें। अब पूछना क्या चाह रहा है अपन से, एफ का वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स निकालना चाहे तो देखो यार, ये अपना न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर तुम्हें पता है एटम हुआ, इसके अंदर तुम्हें पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन केवल प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं होता। आर में ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका ई माइनस का होता है और प्रोटॉन पे होता है आपका ई प्लस का, ठीक है। प्लस ई, अब इनके बीच का फोर्स अगर देखना चाहें तो इन्होंने वेक्टर फॉर्म पूछी है यार। अब वेक्टर फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं फोर्स को भी अपन को वेक्टर में लिखना पड़ेगा, है ना, फोर्स को भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा। और फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना तुम्हें बताया था, कैसे लिखोगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R की पावर 3 और R वेक्टर। सो F वेक्टर अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, K जो कि अपन को लिखा हुआ है K Q1 Q2। अब तुम्हें पता है एक चार्ज तुम्हारा प्लस ई है और एक है तुम्हारा माइनस ई, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा माइनस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R की पावर हुआ तुम्हारा 3 और पोजीशन वेक्टर बना तुम्हारा R वेक्टर। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैच खा रहा है इसके साथ में, हाँ भाई ये रहा, हाँ के ई स्क्वायर, ये रहा ए वाला। अब यहाँ माइनस को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इन्होंने अपन से अट्रैक्शन के बारे में और रिपल्सन के बारे में पूछा है, जो कि तुम्हें पता है हर बार उसकी तरफ जाने का ट्राई करता है। तो प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस ई माइनस ई और प्रोटॉन के लिए प्लस ई। आशा करते हैं कि तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ये, हाँ ये जनाब तुम्हारे AIEEE 2009 के हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए इनको आए हुए, AIEEE 2009। अरे रुको भाई, जो बीत गया है वो लौट के आएगा। अब चल रहे जी इमेज के नाम पे चल रहा है, तो AIEEE 2009 का है भाई। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल क्यू को स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पे लगाया है और स्मॉल क्यू को ऑन अपोजिट कॉर्नर पे लगाया है। बच्चे जो हैं, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, देन क्यू बाई क्यू का रेशो क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, नेट फोर्स को कैपिटल क्यू वाले पे बस 0 के इक्वल करना है। जो भी फोर्स आता है उसको बस 0 के इक्वल कर दो उस पे। चलो करते हैं। जो भी फोर्स आएगा उसको अपन 0 के इक्वल कर देंगे। जैसी जैसी सिचुएशन बोली है ऐसे ही अपन बना लेते हैं। स्क्वायर की साइड ले लेते हैं, लेट अस सपोज ए है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर पर रखा है। मतलब अगर यहां तुम क्यू अगर लेते हो तो तुम्हें दूसरा वाला क्यू यहां लेना पड़ेगा, और अनदर चार्ज क्यू को अपोजिट दूसरे वालों पे, यहां क्यू तो यहां भी क्यू। अब देखो एक क्यू को उठाओ और उस पे नेट फोर्स को कर दो 0, सारे के सारे तुम्हारे रिपल्सन के होंगे। देखो तुम्हें पता है यार, ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू है अपनी एफ, और जो ऊपर वाला लगाएगा वो इधर फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू भी ले लेते हैं एफ। और इस एफ का अगर तुम मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। साइड अगर ये लेते हो तो डिस्टेंस तुम्हारी ए हो गई। और तुम्हें पता है इन दोनों का रिजल्टेंट जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट आता है, अगर ये 90 हुआ तो उसको लिख देते हैं √2f। देख लो भाई, जब 90 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट आता है अपना √2f, और जब 60 डिग्री पे अगर हो तो रिजल्टेंट आता है √3f, और जब 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट आता है अपना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल। ओके, और ये वाला कैपिटल क्यू भी इस पे इधर ही फोर्स लगाना है, ये भी इधर ही लगाएगा। इसके फोर्स को बोल देते हैं एफ डैश। अब इस एफ डैश की वैल्यू भी लिखो। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी,
के क्यू क्यू, इन दोनों के बीच का फोर्स है एफ डैश डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अपना √2a, और इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 2a स्क्वायर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या करना है भाई, नेट फोर्स को करना है अपन को 0 के इक्वल। तो नेट फोर्स क्या हुआ अपना एफ डैश प्लस का √2 है, इसको करना है 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड किया और ऐड करने के बाद में 0 के इक्वल किया तो अपना क्या आया एफ डैश इक्वल टू माइनस ऑफ √2 है। इसका मतलब एक तो अंदाजा लग गया कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सारे सबके आगे माइनस का साइन लगा। देखते हैं एफ डैश की वैल्यू क्या है, ये रही के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का √2 और एफ की वैल्यू ये रही के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। देखना जरा कितना आ रहा भाई, ये के गया, क्यू गया, a स्क्वायर गया, a स्क्वायर गया, ये गया, यहां से क्या बचा तुम्हारा q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का √2q। रेशो किसका पूछा है, कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई Q, तो ये आ गया आपका माइनस का 2√2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, बस इस वाले को उठाया और इसमें नेट फोर्स को अपन ने 0 के इक्वल कर दिया, अपना आंसर निकाल। ऐसी प्रोसेस जो है ना काफी सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है इनके अंदर। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्शन दोनों फोर्स को नेट फोर्स कैसे लिखोगे, जिधर दोनों जा रहे हैं दोनों को अपन ने ऐड किया और ऐड करने के बाद नेट फोर्स को कर दिया अपन ने 0 के इक्वल, नेट फोर्स को 0 के इक्वल कर दिया, जो भी वैल्यू जाए अपन को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार। देखो आशा करते हैं ये भी तुम्हें समझ आया होगा। एक अगला लेते हैं ये, हाँ ये लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, ये उन सबका ये समझो फेवरेट क्वेश्चन है, और जेईई मेंस वाले भी इसको भगवान जाने कितनी बार डाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में है क्या, कंफ्यूजन सबसे बड़ा एक ही रहता है इस क्वेश्चन में, यार इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जो है 2 इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू, दो चार्ज दिए हैं उनके बीच में कहीं रखना है। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो यार, इक्विलिब्रियम का पहले तो मतलब समझो होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। उस बॉडी पे तुमको टोटल फोर्स जो लग रहा है उसको 0 के इक्वल करना है, वही तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग जो भी है। अब Q इज इक्वल टू मतलब पूरे सिस्टम के लिए, अरे यार CBSE PMT 1995 और MPPMT क्या ये IEEE 2002 में भी आया है, और तुम्हारा FMC भी होता था पहले आर्मी के डॉक्टर्स के लिए, उसमें भी आया, स्टेट PMT CPMT, तो नीट कर्नाटका धूम मचा के रखी है। अभी तो जाने कितने एग्जाम हैं जो इस क्वेश्चन के पीछे नहीं लिखे हुए, हर जगह मतलब इस क्वेश्चन को ये समझो तुम फेवरेट है इसका। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें यार हम एक बहुत बढ़िया तरीका बता दे रहे हैं। देखो यहां पर इनके पास में 3 चार्ज है टोटल, ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअली में है क्या। जो जो सिचुएशन दी है उसी के हिसाब से काम करेंगे। अपन को 2 चार्जेस दिए हैं, एक कैपिटल क्यू है एक स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया, ये रहा। हाँ मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस अपन का L है, 2L ले लेते हैं, चलो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं 2L, तो ये आधा आधा अपना हो जाएगा L है। तो यार देखो बीच में अगर ये चार्ज यहाँ पर रखा है, तो बीच में अगर रखा है तो यार ये वाला डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल करके इसको तो फोर्स 0 बना देंगे नेट फोर्स को। मतलब कहीं ना कहीं तुमने इसको बीच में रखा है, ये तो बिल्कुल सही रखा है, इस पे तो नेट फोर्स 0 है। बाकी हमें चाहिए सिस्टम का इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन सब पे नेट फोर्स को 0 करो। तो सिस्टम में अपने 3 चार्जेस थे, तो इस पे अपन ने नेट फोर्स 0 किया, देखा बीच में रखा तो नेट फोर्स 0 आ गया। अब इस पे भी और इस पे भी करना है, इनमें से किसी एक पे कर देते हैं, चलो नेट फोर्स को 0। अच्छा इसको उठाया और मान लीजिए इस पे नेट फोर्स 0 करते हैं, चलो तो इस वाले पे पहले तो ये देखो फोर्स कितना कितना लग रहा है। एक तो फोर्स ये लगाएगा आपका और एक फोर्स ये लगाएगा,
इसकी वजह से इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है रिपल्सन होगा। इस वाले की वजह से भी तुम्हारा फोर्स इधर ही लगेगा, एफ क्यू की वजह से। तो देखना भैया नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा अपना, एफ क्यू प्लस का एफ कैपिटल क्यू। इक्विलिब्रियम चाहिए तो नेट फोर्स को जीरो के इक्वल करो, जीरो के अगर इक्वल किया तो अपना एफ क्यू किसके इक्वल आया, माइनस का एफ कैपिटल क्यू के। एफ क्यू की वैल्यू बताओ चलो क्या आएगी, एफ क्यू मतलब इस वाले की वजह से इस पे फोर्स, तो इनके बीच का सेपरेशन एल है, तो एफ क्यू की क्या वैल्यू बनेगी, एफ क्यू की वैल्यू बनेगी के, इन दोनों की भाई के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कैपिटल क्यू मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 12 का होल स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर। अब देखिए भाई कुछ नहीं, अब तो बस कैलकुलेशन है, के क्यू ने के क्यू को मार डाला, एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो छोटे वाले क्यू की जो वैल्यू आ रही है अपनी वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस का क्यू बाई 4 के इक्वल। कॉन्सेप्ट पकड़ो भैया कि इक्विलिब्रियम अगर किसी भी चार्ज का देखना है तो उसके लिए उस पे नेट फोर्स जीरो करो, और सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखना है तो सिस्टम में जितनी भी चार्ज हैं उन सब पे नेट फोर्स जीरो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करते हैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक थोड़ी सी एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं बढ़िया सी, ताकि हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कहां है भाई, चलो ये ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा काफी मतलब बहुत जगह पे आया हुआ है। एक चार्ज q डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस का q, and the Coulomb's repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of q by q is। मतलब यार कोई एक चार्ज था अपने पास में, उसके ऐसे दो टुकड़े करे इन्होंने, एक छोटा q और दूसरा q माइनस q, और बोला है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन को मैक्सिमम करने के लिए q बाई q का क्या रेशो होना चाहिए। कुछ नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी का यूज करेंगे, और तुम्हें पता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन को जिस किसी के साथ भी वो चेंज हो रहा है उसके साथ डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करना होता है। तो इनके बीच के फोर्स को, डिस्टेंस वगैरह का कुछ काम नहीं है, अपन के पास में एक चार्ज था q, इसको इन्होंने डिवाइड किया, एक बनाया q, तो बचा कितना q माइनस का q। अब अपन के पास में दो चार्ज आ गए, एक आ गया q और दूसरा आ गया q माइनस q। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको अपन को जीरो के इक्वल करके डिफरेंशिएट करना है। बस देखो नेट फोर्स मैक्सिमम चाहिए अपन को, पहले इनके बीच का फोर्स लिखते हैं जो कि कितना आएगा q माइनस का q। डिस्टेंस वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई काम नहीं है, माइनस का q स्क्वायर, ये अपना फोर्स आ गया। अब अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो मैक्सिमा के लिए df बाई किसके साथ चेंज हो रहा है, छोटे q की तो वैल्यू निकालनी है, q तो कांस्टेंट है, तो df डिवाइडेड बाई dq, तो क्या हो जाएगा अपना, इसको डिफरेंशिएट किया तो q माइनस का 2q और इक्वल किया जीरो के, डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल किया तो क्या आ गया, q इज इक्वल टू 2q। तो देख रहे जरा कैपिटल Q बाई 2 की क्या वैल्यू आई अपने पास में, ये 2 के इक्वल आ गई। कुछ नहीं है ऐसी प्रॉब्लम में, बस इतना ध्यान रखो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए तुमको जो भी क्वांटिटी तुम्हारी जिसके साथ वेरी कर रही है उसको डिफरेंशिएट करके बस जीरो के इक्वल कर दो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन तुमको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है। नेट फोर्स देखो दोनों के बीच का, और उसको अपन df बाई dq जिस किसी के भी साथ चेंज हो रहा है इसी की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये कहां से उठाएं, ये ले लेते चलो। ये अपना ये IEEE 2003 का है भाई, प्रॉब्लम काफी बढ़िया है। अगर वही फोर्स का डायरेक्शन वगैरह तुमसे निकालना आता है तो एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बाकी यही तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन तुमको। इसमें तुमसे क्या बोला है, चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो तुम्हें समझ आ रहा होगा। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस q1, मतलब ये जो अपना माइनस का q1 वाला है ना, माइनस q1 वाले पे ये रहा, ये माइनस q1 वाले पे जो नेट फोर्स है उसका x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब हमें फोर्स देखना है और फोर्स में भी फोर्स का x कंपोनेंट देखना है, और जो कि तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, चार ऑप्शंस में से बस वो मैच कराना है। देखिए जनाब अगर ध्यान से देखें तो यार ये आपका है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो इस वाले पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे,
तो Q2 वाला क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, और इसकी वजह से फोर्स को अपन लिख देते हैं मान लीजिए F2, और F2 की क्या वैल्यू बनेगी, F2 की वैल्यू बनेगी अपनी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है B, डिस्टेंस अपना B, तो B का कर दिया स्क्वायर। अब माइनस का Q3 वाला जो है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों में रिपल्सन होगा, इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, इस पे रिपल्सन का फोर्स अपन का आएगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा वाला है अपना, ये 1 वाला है, जो कि 3 वाला है, 3 अपना फोर्स लगा रहा है। अब यार ध्यान से अगर देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर अपना थीटा है तो थीटा तो अपना ये भी होगा, और इसको अगर तुम अगर F3 बोलते हो तो यार F3 का इधर वाला कंपोनेंट अपना क्या आ जाएगा, F3 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना F3 sin थीटा। अब तो कुछ नहीं करना अपन को, तो बस x कंपोनेंट लेना था, x कंपोनेंट लेना था अपन को, तो बस, तो इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो बस F2 चाहिए जो कि x मारा है, और ये अपन को F3 sin थीटा चाहिए। तो नेट फोर्स को लिखो जरा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा अपना, नेट फोर्स इक्वल हुआ F3 की क्या वैल्यू होगी, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर और sin थीटा, नेट फोर्स प्लस में और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये रहा F2 वाला, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल देखना है तो यहां से देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, K Q1 जो है अपना कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपना Q3 sin थीटा डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Q3 sin थीटा, यह Q3 sin थीटा डिवाइडेड बाई A स्क्वायर और Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, ये रहा Q3 sin थीटा बाई A स्क्वायर। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखनी थी, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम एकदम बढ़िया था। बाकी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुम डायरेक्शन अगर निकालना जानते हो ना कूलम फोर्स में, तो गलती होनी ही नहीं है क्वेश्चन में। अब छोटी सी भी मिस्टेक अगर इसमें हुई ना, तो छोटी सी मिस्टेक होने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। इसको अगर तुमने अट्रैक्शन रिपल्सन करा दिया, अट्रैक्शन करा दिया, तो फोर्स का फिर इधर वाला कंपोनेंट, और ये तुम्हारा माइनस एक्स हो गया। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो गलत ऑप्शन ही मैच खा सकता था। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में कैसे अट्रैक्शन रिपल्सन वगैरह लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। आशा करते हैं क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा यार। प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और लेते। अब कौन सा ले भाई, हाँ चलो थोड़ा एसएचएम ले लेते हैं। ये एसएचएम का ये कॉन्सेप्ट समझ में, ये पीरियोडिक मोशन वगैरह क्या बोलते हैं। तुमको 2 चार्जेस दिए हैं, ईच इक्वल टू, ये तुम्हारा लेटेस्ट है भाई, जेईई मेंस 2013 का है, ये जेईई मेंस 2013 का है। 2 charges equal to Q are kept x is equal to minus a and x is equal to plus a. On the x-axis, a particle of mass m and charge q0 by q by 2 is placed at the origin. ठीक है, q0 is given a small displacement y is less than a along the y-axis. The net force acting on the particle is proportional to. ऐसे क्वेश्चंस में ना तुमको न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में अगर इमेजिनेशन कर पाते हो ना, तो 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, छोटा कर देते हैं भाई इसे थोड़ा सा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। 2 चार्ज अपन को x इक्वल टू प्लस और माइनस ए पे रखे हैं, ये लो, और सेम मैग्नीट्यूड है Q, ये भी अपना Q और ये भी अपना Q। चलो बड़ा ले लेते हैं। ये भी Q है और ये भी Q है। यहां ओरिजिन पे तुमने कोई नए चार्ज को रखा है, उसका क्या है वैल्यू Q0, और ये है अपना X और ये है अपना भैया Y। तो तुमने क्या किया, इस Q0 को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है, Y की तरफ में, Y लेस देन, इसको तुमने ऊपर की तरफ ऐसे मान लीजिए डिस्प्लेस कर दिया Q0 को। यार एक बात बताओ जरा, Q0 को अगर तुमने डिस्प्लेस किया है, तो इस Q0 वाले को ध्यान से देखो जरा,
अगर तुम यहाँ तक इसको खींच लाए मान लीजिए थोड़ा सा, तो देखो फोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वाले पे दोनों चार्जेस तुम्हारे फोर्स लगाएंगे और रिपल्सन अगर होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो देखो इस चार्ज की वजह से फोर्स आपका लगेगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल अगर तुम मान लीजिए थीटा अगर लेते हो तो ये भी आपका होगा क्या भैया, थीटा। तो इसको अगर एफ बोलते हो तो एफ का आपका इधर वाला कंपोनेंट आना है क्या, एफ साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा आपका एफ कॉस थीटा। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स तुम्हारा कुछ ऐसे ही होगा। इस एंगल को भी अगर तुम थीटा अगर लेते हो तो ये भी तुम्हारा बनेगा थीटा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट फिर से, इधर वाला अपना आ जाएगा एफ साइन थीटा और इधर वाला ऊपर वाला अपना आ जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा। तो देखो यार यहां तुमको एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल जो अपना नेट फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ तुमको 2f cos थीटा नजर आ रहा होगा। और तुमने डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल को उधर ही दिया था, क्यू नॉट को डिस्प्लेस भी उधर किया था। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट दिया है उधर अगर फोर्स और लग गया तो कहीं ना कहीं बॉडी को तो बहुत मजे आ जाएंगे और वो तो चलती जाएगी उधर। तो नेट फोर्स जो है अपना जिधर तुमने डिस्प्लेस किया क्या उधर की तरफ ही आ रहा है नेट फोर्स, तो पॉजिटिव वाई में कैलकुलेशन करोगे तब भी तुमको यही मिलेगा परफेक्ट। बाकी अगर दिमाग से इमेजिन करते हो तब भी यही मिलेगा। ओके, तो यार वैसे भी देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है, कोई चीज यहाँ रखिए, थोड़ा सा भी अगर उसको इधर छेड़ा तो ये तो चाहेंगे दूर भाग अपने यहाँ से। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन से बॉडी एक दूसरे को भगाना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है ये तुम्हारा, फिर से मेंस में भी 90 में भी आया था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कितनी भी प्रॉब्लम बन जाए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, चलिए ये कौन सा है इस बार, चलो ये ले लेते हैं इस बार। ये भी तुम्हारा काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जेईई एडवांस 2014 में आया था। अब इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज वगैरह है जरा ध्यान से देखो। चार चार्जेस दिए तुम्हें Q1, Q2 और Q3 और Q4। मैग्नीट्यूड सबका सेम है भाई, सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड भी सेम है सबका, अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं Q है। और पोजीशन भी दे रखी है जिस तरीके से रखा है। पॉजिटिव चार्ज Q जो है तुम्हारा प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव बाई एक्सिस बाई ग्रेटर देन 0, मतलब कहीं ना कहीं यहां रखा है, अच्छी बात है। अब बोला है 4 ऑप्शंस आर द साइंस दीज आर द गिवन द कॉलम, मतलब इस तरीके से दिए हैं। मतलब ये सिचुएशन कैसे सेटिस्फाई करती है कि अगर ये चार्जेज अपन के सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये अपन को दिया है नेट फोर्स का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑन द चार्ज Q इज गिवन कॉलम नंबर 2। मतलब इधर अपन को क्या दिए भाई, इधर दिए अपन को डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज और इधर अपन को दिया है चार्जेज के बारे में। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। अब फिर से वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में इस क्वेश्चन को। देखो सेम सिचुएशन जो भी इस क्वेश्चन में लिखा है बस उसी पे अपन काम करेंगे और आंसर अपना निकाल लेंगे। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर सभी पॉजिटिव होते हैं, चलो चलो इधर ही ले लेते हैं, इसी पे ही ले लेते हैं यार, बार बार बनाना पड़ेगा। देखो इसी पे ही समझा देते हैं। अगर अपने सभी चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो देखो होगा क्या, अगर सभी चार्ज पॉजिटिव हुए तो देखो यार सभी चार्ज अगर पॉजिटिव होते हैं तो ये Q2 क्या करेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना, F, और इसको बोल देते अपन F2। ओके, और Q3 भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये हुआ अपना F3। अब तुम्हें पता है जितना डिस्टेंस ये होगा उतनी ही डिस्टेंस अपनी ये होने वाली है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस अपनी ये होगी, तो दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपोनेंट वगैरह लोगे तो नेट फोर्स तो ऊपर ही आना है ना, दोनों की वजह से ऊपर आ गया, अच्छी बात है। अब देखो अब बचे कौन से अपने, ये बच गया और ये बच गया। इसकी वजह से भी फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स रिपल्सन का इधर लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा। तो इन दोनों का भी रिपल्सन की वजह से नेट फोर्स अपना ऊपर आना है। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी पे इस वाली पे सभी पॉजिटिव अगर होंगे, क्या बताया था सब पॉजिटिव, तो उसको भगाएंगे यार, अब भगा रहे सबको। तो देख रहे जरा किधर जा रहा है अपना फोर्स, ये अपना क्या हुआ X हुआ और ये अपना क्या हुआ Y हुआ। मतलब सब अगर पॉजिटिव होते हैं
तो अपना नेट फोर्स आ रहा है आपका पॉजिटिव बाई में। तो अपना ए ऑप्शन मैच खाना चाहिए किससे, आर से। ए किससे खाना चाहिए भाई, आर से। ये क्लियर हुआ। अब इसको हम रेज कर रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा और अच्छे तरीके से बता पाए। तो हमने पहला तो निकाल लिया, ए वाला अपना मैच खाएगा किससे भाई, आर से। ए मैच खा रहा है अपना किससे, आर से। अब दूसरा क्या लिया है सिचुएशन देखो ध्यान से। दूसरे वाले में अपन को Q1 और Q2 लेने हैं पॉजिटिव और Q3 और Q4 लेने हैं अपन को नेगेटिव। Q1 Q2 पॉजिटिव, चलो इनको पॉजिटिव लेते हैं। अब अलग अलग लेना पड़ेगा यार, क्योंकि फिर यहां तुमको दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए दूर बना लेते हैं इस इमेज को। ये तुम्हारा Q1 हुआ और यहां अपना Q2 हुआ, यहां अपना मानिए Q3 हुआ और यहां हुआ अपना Q4। और ऊपर की तरफ कहीं अपना यहां पे कोई पॉइंट चार्ज ये रहा, जो कि ऐसे रखा है पॉजिटिव बाई में। और देखो यार सेकंड केस में तुम्हारा Q1 और Q2 पॉजिटिव है। Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव होते हैं तो देखिए यार, इसकी वजह से देखना जरा, इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा अपना, इस तरफ। ठीक है, इसको बोला अपन ने F2। और इसकी वजह से फोर्स, अच्छा एक काम करते हैं, नेगेटिव कौन सा है, Q3 वाला है। तो Q3 अगर नेगेटिव होता है तो Q3 की वजह से फोर्स कैसा आएगा, इस तरह। मतलब यार कहीं ना कहीं F2, Q2 और Q3 मैग्नीट्यूड में भी सेम है और इनके लिए डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या यार F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो बराबर होगा क्या, नहीं? और इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर आएगा। इधर अपन ने लिख दिया इसको F2 3, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बोल देते हैं अपन R1 है, R0 इसको ले लेते हैं क्या, इसको ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं मान लीजिए R0। अब 1 और 4 वाले की वजह से देखें तो 1 वाला फिर पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव वाले की वजह से फोर्स तुम्हारा इधर आना चाहिए। तो ये हुआ अपना F1 वाला। और 4th वाला भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो फिर से ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, तो इसकी वजह से तुम्हारा F4 इधर आएगा। अब देखो यार 1 भी इधर 4 भी इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट भी इधर। तो रिजल्टेंट कैसा आया दोनों का, रिजल्टेंट भी दोनों का आया इधर की साइड, ये आया F14। लेकिन एक चीज बताओ, ये अगर तुम R0 लेते हो और इन दोनों चार्जेस के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसको अपन लेते हैं R0 डैश। तो एक बात बताओ यार, पक्का आपका R0 तो ग्रेटर होगा ना, R0 ग्रेटर होगा किससे, R। अरे यार यहाँ तो तुम्हारा डायरेक्शन भी दोनों का सेम आ रहा है, तो ओवरऑल इधर ही जाएगा, तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वाले केस में आपका आंसर पॉजिटिव एक्स होना चाहिए। तो इसके लिए अपना हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा अपना बी वाले के लिए हो जाएगा अपना पॉजिटिव एक्स, मतलब बी में अपना क्या आ गया, बी में आ गया अपना पी। अब थर्ड वाला केस देखते हैं, Q1 Q4 पॉजिटिव है, Q2 और Q3 नेगेटिव है। ये बी में आ गया भाई पी। इतना आसान नहीं है भाई, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। डी मिला आपका पी से। ये अपना Q1, इसमें थोड़ा केयरफुल रहना भाई, ये अपना Q2 और ये अपना Q3 और ये अपना Q4 और यहां कहीं अपना कोई चार्ज रखा है, ये रहा। अब देखो यार सिचुएशन जो है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। Q1 और Q4 पॉजिटिव है, अच्छा ये पहला और वो वाला पॉजिटिव है। अरे यार दूर दूर रखेंगे, मजेदार बात है। देखो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, तुम्हें पता है इस डायरेक्शन में आएगा वो फोर्स, तो है कि नहीं, इस डायरेक्शन में आएगा ये फोर्स। तो ये आ गया अपना F1 वाला, क्योंकि पॉजिटिव है और यहां भी अपना चार्ज पॉजिटिव था, तो ये आया अपना इधर की साइड। ठीक है,
और 4 वाला भी पॉजिटिव है, तो 4 वाले की वजह से भी तुम्हारा फोर्स किधर आना है, 4 वाले की वजह से इधर आना है। तो यार 1 और 4 का दोनों का जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा है? तो F1 और 4 ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है कि Q2 और Q3 नेगेटिव है। अच्छा, Q2 और Q3 नेगेटिव है, तो Q2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर होगा तो अपनी तरफ खींचेगा ना, ये लो, ये अपनी तरफ खींचेगा ना, ये रहा, ये तुम्हारा हुआ F2। और Q3 भी नेगेटिव है, तो ये अपना किधर आया, F3 आया इधर डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यार एक चीज बताओ, अब तुम दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा नीचे की तरफ, तो ये अपना क्या आया, F23। अब कहानी फंस गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन अभी देखो अपने पास एक इलाज है। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है जो कि अपनी F1 और 4 के लिए थी, ये वाली डिस्टेंस को ले लेते हैं अपन R1, और इस वाली डिस्टेंस को ले लेते हैं अपन जो इन दोनों चार्जेस के लिए थी R2। और तुम्हें पता है R2 जो होगी वो क्या होगी, ये तुम्हारी ग्रेटर कौन सी होगी, R1 होगी तुम्हारी ग्रेटर देन R2। मतलब 1 और 2 के लिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली केवल ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में देखो ये वाली जो है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तुम्हारी छोटी होगी। और छोटी अगर होती है, हमें पता है फोर्स अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R² होता है, जिसके लिए तुम्हारा R कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। मतलब यार R तो तुम्हारी 1 और 2, ये इन दोनों वाली 1 और 3 इन दोनों के लिए कम थी, तो तुम्हारा क्या ये कम हुआ तो नेट फोर्स तुम्हारा नीचे की तरफ आएगा, तो तुम्हारा F23 जो होगा वो ग्रेटर होगा F14 से, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा हुई तो फोर्स हुआ कम, तो F14 का मैग्नीट्यूड F23 से होगा कम, तो नीचे की तरफ आ जाएगा अपना टोटल F रिजल्टेंट। मतलब कहाँ, माइनस के बाई में, और अपन को ऑप्शन नंबर S से इसको मैच कर देना। ये लो है, ये प्रॉब्लम इतनी, ये मिटा देते हैं, कोई काम कर नहीं। तो अपना भाई ए मिला है किससे, R से, ए मिला है अपना किससे, R से, ए को मिला दिया अपन ने R से, और बी मिला था किससे भाई, पॉजिटिव X से, P से, और सी मिला है किससे, माइनस के बाई से। अब बचा कौन सा, ये बचा, इसको मिला दो पॉजिटिव बाई से। इसमें Q2 Q3 पॉजिटिव थे, अब बचा ही यही है। खैर खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम बहुत अच्छा था एडवांस 2014 का, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटी छोटी चीजें पर क्लियर है, कहाँ डिस्टेंस कितनी होगी और कहाँ कितनी डिस्टेंस है, उस हिसाब से अपन फोर्सेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे ना, तब तक न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेंगे, अब चाहे मेंस के हो चाहे एडवांस के हो। लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, नेक्स्ट एपिसोड में अपन जरूर मिलेंगे आपसे कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल से डिस्कस करने के लिए। तो कैमरामैन भरत के साथ मेरा आकेश रंजन, अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइएगा।